Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter waves. और आज के हमारे इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, बेसिक यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोगों ने साउंड वेव से रिलेटेड बहुत कुछ डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन वो डिस्कशन आगे फिर से कंटिन्यू होगा। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव को डिफाइन कर लेते हैं। उसमें फिर वही आपका ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सारी चीजें फिर से आएंगी। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये वाली बात हम लोग जानते हैं। सो मेनी थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अभी फिर से आगे आने वाले इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जब वेव मोशन की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, वेव मोशन, मतलब वेव की कि भाई वेव जब चल रही है, तो हम लोगों ने इसमें क्या बोला था कि हम लोग एक पॉइंट पर किसी पार्टिकल को क्या कराते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं। और ये जो ऑसिलेशन जो एक पॉइंट पर हुए थे, वो ऑसिलेशन आपके क्या कर जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं। तो ये आपकी वेव मोशन हो जाती है। ठीक है, वेव बनती है डिस्टरबेंस। वेव क्या है, वेव इज नथिंग बट अ डिस्टरबेंस। और ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, यही डिस्टरबेंस आपका आगे चलता है एक वेव के फॉर्म में। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन ऑफ द वेव कहते हैं, मोशन ऑफ द वेव कहते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास में यदि थोड़ा सा और यहां पर हम लोग डिस्कस करें, जैसे कि हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट और समझते हैं कि जब हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर एक पार्टिकल का एसएचएम हुआ करता था। ठीक है, एक पार्टिकल एसएचएम करता था, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोगों ने पूरी तरह से एनालाइज कर लिया। तो ये वाला जो चैप्टर में आज जो भी चीजें आएंगी, इन चीजों को हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करना है जैसे कि एक पार्टिकल के एसएचएम के प्लेस पर यहां पर सो मेनी पार्टिकल्स आर देयर विच आर परफॉर्मिंग एसएचएम, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। बट व्हाट, हर किसी की पोजीशन अलग अलग है। हर किसी का किसी पोजीशन पर, किसी टाइम इंस्टेंट पर आप देखोगे तो उसकी पोजीशन आपको अलग देखने को मिलेगी, उसका फेज आपको अलग देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। रियलिटी में क्या है कि ऑल दी पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम, ऑल दी पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब इस कहानी को यदि मुझे समझना है, और एज ए मैं हेडिंग डाला हूं यहां पर इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, तो यहां पर इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे कोई ना कोई फंक्शन चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, ताकि मैं उस डेटा को कुछ सॉल्व कर पाऊं। सिर्फ थियोरेटिकली मैं कुछ भी बोल दूंगा तो काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। तो अब यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है कि भाई यहां पर जो एसएचएम हो रहा था पार्टिकल, अब पार्टिकल कौन से पार्टिकल की हम लोग यहां पर बात करेंगे। सो भैया सिंपल सी बात है कि यहां पर हमारे पास में मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे थे, बराबर है, यस और नो। जहां पर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था, यस और नो। अब इसकी जो इक्वेशन लिखनी है, उसको और आगे समझ बढ़ने से पहले एक पॉइंट और रिकॉल कर लीजिए, जो बोला गया था आपको कि डबली पीरियोडिक फिनोमिना है। वेव क्या है, एक आपका डबली पीरियोडिक फिनोमिना है। और डबली पीरियोडिक फिनोमिना है तो यहां पर पोजीशन और टाइम, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो हम जब इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव लिखेंगे तो y विल बी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन कॉमा टाइम। इस बात को हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। y क्या है, y आपका जो डिस्टरबेंस आप क्रिएट कर रहे हो उसकी पोजीशन, और f इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, मतलब उस मीडियम के अंदर में एक पोजीशन और ढूंढनी है और एक टाइम की बात करनी है। तो इन सबको कंबाइन करेंगे तब हमारे पास में एक क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव मिलेगी। सो ओवरऑल मैं यदि यहां पर एक सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करूं, तो ये जो इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें बेसिकली 4 डायमेंशंस मैं कह सकता हूं, या फिर मैं ऐसा ना लिखने की बजाय 4 वेरिएबल्स मैं लिख सकता हूं। 4 वेरिएबल्स, ये ज्यादा आसान रहेगा। 4 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो वेव है उसमें पोजीशन की बात करेंगे तो उसमें आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, और टाइम एक कोऑर्डिनेट हो गया। सो मतलब 4 वेरिएबल्स का मतलब यहां पर मैं 4 कोऑर्डिनेट्स से बात कर रहा हूं। ठीक है, या मैं 4 वेरिएबल्स जो मैं बोला था, उन्हीं वेरिएबल को यदि मैं कंसीडर करता हूं यहां पर,
तो मैं वो लिख सकता हूं x, y, z और चौथा टाइम। तो ओवरऑल इन 4 पैरामीटर की बात हो रही है। अच्छा, इस वाले y से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इस वाले y से और इस वाले y से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों y अलग अलग हैं। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो वेव का जो फंक्शन बन रहा है उसमें 4 पैरामीटर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जनरली जो आप लिखते हो तो हम लोग सीखते हैं ना, y बराबर f ऑफ x या y बराबर f ऑफ t, ऐसा अलग अलग हम लोगों ने सीखा हुआ है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एक साथ में 4 वेरिएबल्स हमारे पास में आने वाले हैं, लेकिन इतना डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस के लेवल पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो इतना बड़ा नहीं होगा, ये हम लोगों को सिंपल होगा y f x, t, y एज अ फंक्शन ऑफ x, t, बस इतने ही लेवल तक की बातें हम लोगों को पढ़नी है। मतलब हम लोग जो यहां पर बात कर रहे होंगे उसके अंदर में सिंपल सी बात है कि ये जो वेव है, वेव इज ट्रैवलिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। इसी की सिर्फ हम लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है, इसी की चर्चा करनी है। इसके कारण मैंने यहां पर लिख दिया है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, t। इससे ज्यादा का सिलेबस हमारे लिए नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा का सिलेबस हमारे पास में नहीं है। हम लोगों को बस इतने से ही सिलेबस पे कंसाइज रहना है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है, वो पॉइंट क्या आता है उसको जरा समझते हैं बेटा, कि जब मैं कहता हूं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, t, y एज अ फंक्शन ऑफ x, t जब मैं कह देता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं 4 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में शिफ्ट कर चुका हूं। पहले मेरे पास कितने वेरिएबल थे, देखो x, y, z और t 4 वेरिएबल थे, तो मैं 4 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में पहुंच गया हूं। क्यों पहुंच पाया हूं, उसका रीजन ये है कि भैया हम लोगों ने कंसीडर किया है, अज्यूम कर लिया है, लेट लिख देता हूं इसके सामने, लेट वेव इज ट्रैवलिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई वेव को हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके कारण मेरे जो 4 वेरिएबल थे वो 4 से रिड्यूस होकर कितने रह गए, अभी 2 रह गए, ठीक है। चलो ओके, अब 2 रह गए तो y इज इक्वल टू x, t हो गया। अब सिंस यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं तो एक बात, एक पॉइंट और दिमाग में बिठा लेनी है हमारे लिए, और वो ये है कि यहां पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहां किया था, वर्क एनर्जी पावर में किया था, जब आपका U जो है, एनर्जी जो है वो 3x, y, z के फंक्शन के फॉर्मेट में हुआ करता था। F बराबर माइनस du बाई dr लिखते थे और बाद में क्या लिखते थे, F बराबर माइनस ब्रैकेट w बाई डबा x, i कैप प्लस w बाई डबा y, j कैप प्लस w बाई डबा z, k कैप। याद आ गया कुछ, तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं डबा y बाई डबा x, डबा y बाई डबा t, इन सब टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर या डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले से रिकॉल करके आनी है ताकि आपको आगे लेक्चर में परेशानी ना हो। जिसको ये नहीं आता है बेटा, तो एक बार मैं बोलूंगा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, जहां पर हम लोगों ने एनर्जी पढ़ा हुआ है, एनर्जी और फोर्स का रिलेशन जहां देखा हुआ है, वहां पर ये सारी चीजें करवाई गई हैं। तो एक बार जाके वहां पर देख लेना। और कहां पर करवाया, तो जहां पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था वहां पर बताया गया है, ठीक है। ओके, चलो अब मैं यहां से आगे एक पॉइंट और आपके पास में रखता हूं, वो ये है कि मेरी हेडिंग थी इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो मेरे पास में ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। भाई इनफाइनाइट फंक्शंस में बना सकता हूं y के x और t में, जो मेरे को x और t दे दे। मतलब सिंपल बना दिया मैंने, y इज इक्वल्स टू x प्लस का t। क्या ये वेव की इक्वेशन है? या मैंने बना दिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर प्लस का tx। लो भाई x और t में एक इक्वेशन बन गई। बट क्या ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है, ये मुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोगों को पहले चर्चा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कि इक्वेशन
जो भी वेव बन रही है उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उसकी क्या कंडीशंस होगी। एक तरीका तो ये है, या फिर मैं क्या बता दूं, पहले वेव इक्वेशन को समझ लेते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ इतना समझा है कि y विल बी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, बस इतना मुझे पता लग गया है, ठीक है। अब ये x कॉमा टी में कैसा फॉर्मेट होगा, क्या फॉर्मेट होगा, उसे मुझे समझना है। और उसको समझने के लिए मेरे पास में कुछ कंडीशंस आती हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, भाई कोई भी इक्वेशन जो है वो वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए आपके पास में सबसे पहली कंडीशन है डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर बराबर के, एज अ कांस्टेंट मैं लिख रहा हूं, यहां पे के कुछ भी हो सकता है, अपॉन डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर। इट इज द वेरी important condition and must be satisfied, then and only then the given equation will be representing an equation of a wave। अब क्या आएगी वो मुझे नहीं मालूम अभी तक, वो तो मैं सीखूंगा अभी। ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी हेडिंग है, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव लिखनी है मुझे, लेकिन वो क्या आएगी वहां तक पहुंचने से पहले मैं कुछ कंडीशंस को पहले साथ में लेके चल रहा हूं कि भाई जो भी इक्वेशन आएगी y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, तो उसको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और उसमें पहली कंडीशन है डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर बराबर के डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर। यहां पर k क्या है आपका, k एक कांस्टेंट है, k क्या है, अभी एक कांस्टेंट है, या एक कांस्टेंट नंबर बोल दूं तो भी कोई परेशानी नहीं है, कांस्टेंट नंबर आएगा, एक नियतांक आएगा, और ये जो k होगा आपका वो आपका होगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये जो k होगा ये आपका होगा वी स्क्वायर। सर ये v क्या है, मन में सवाल तो आया होगा, यस और नो। तो v है यहां पर वेव वेलोसिटी। देखो ध्यान रखना, आज के ही लेक्चर में हम लोग आगे चल के पार्टिकल वेलोसिटी पर चर्चा करेंगे, तो आप पहले से दिमाग में छाप लीजिए कि इस समय ये जो v लिखा हुआ कहीं मिल रहा है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वेव वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है यहां पर, वेव वेलोसिटी। मतलब चाहता तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकता डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, या फिर आप इसको अभी यहां पर कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या समझते हो आप? इसका मतलब है डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t considering x as constant। x को कांस्टेंट मानते हुए y का t के सापेक्ष पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। सिमिलर वे में मेरे पास में इसके लिए भी लिखा जाएगा, किसके लिए बेटा, डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर। बोलो यहां क्या लिखूंगा फिर मैं, यहां पर भी बिल्कुल वैसे लिखूंगा, डबल तो होना ही है, डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे होना है, ठीक है। ऐसा मत पढ़ देना कहीं गलती से सर ये 2 को मैं y के ऊपर लिख दूं तो गलत है, वो सब चीजें। डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर, डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर, क्लियर। सो ये है आपका डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x keeping what, t कांस्टेंट। t को कांस्टेंट मानते हुए इस बार आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। इट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन, इट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। ओके चलो एक पॉइंट हो गया। कंडीशन नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करते हैं अभी। कंडीशन नंबर 2, पहली कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिसे आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशंस में चेक कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है द वेव फंक्शन, जो भी आपको वेव फंक्शन लिखा गया है, द वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड
सिंगल वैल्यूड इन x एंड t। इसका मतलब समझा दीजिए मुझे जरा। इसका मतलब यह है कि कोई भी x की और t की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। लिख दूं क्या यहां पर मैं? फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x, सिंगल वैल्यू ऑफ x एंड t, x और t की एक सिंगल वैल्यू के लिए, मतलब ऐसे मान लीजिए x और t का एक पेयर बना दिया आपने और एक उनके लिए y मस्ट हैव ओनली वन वैल्यू। y की कितनी वैल्यूज निकल के आनी चाहिए बेटा? एक ही वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? मैंने बोला ठीक है। आगे बढ़ते हैं और तीसरी कंडीशन को और लिख लेते हैं। कंडीशन नंबर 3। अब देखो ये कंडीशन नंबर 3 मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन इसे आप चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको सिंस यू आर नॉट फ्रॉम द मैथमेटिकल बैकग्राउंड, हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए यदि आप पढ़ रहे हो तो आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना थोड़ी सी कम बचती है। लेकिन हो सकता है कई लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहा हो तो उन्होंने कभी ये वर्ड सुने होंगे कंटिन्यूटी करके। मैथमेटिक्स के अंदर में कई जगह क्लास 11 में, कई जगह क्लास 12 में, तो अलग अलग स्टेट चेंज होती है तो उसी हिसाब से होता है। लेकिन कंटिन्यूटी करके आपने एक वर्ड सुना होगा। तो यहां पर बोला गया है कि कंडीशन नंबर 3, द वेव फंक्शन एंड its first derivative must be continuous, what? Continuous। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, साइन कॉस जो होते हैं वो क्या है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। आप देखिए उनका ग्राफ कहीं बीच में से ब्रेक होता है क्या? नहीं होता है। तो इन शॉर्ट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस वाले रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबल हैं तो उन्हें हम लोग देखेंगे। अभी तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है। 3 में से जो कंडीशन नंबर 1 है इसे आप मैथमेटिकली इजीली चेक कर सकते हैं। बची हुई जो कंडीशन है 2 एंड 3, 2 और 3, इसको भी चेक किया जा सकता है। जैसे x और t का कोई वैल्यू ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली, t की वैल्यू 1 ले ली, पुट करके देखो ज्यादा नंबर के आंसर तो नहीं आ रहे हैं, एक ही सिंगल आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोगों को उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। जनरली कंडीशन 2 और कंडीशन 3 जो है वो इनबिल्ट दे देता है सवाल के अंदर में। ठीक है, मोस्टली आपका जो काम बना रहता है वो बना रहता है कंडीशन नंबर 1 पर ही ज्यादा आपको फोकस करना है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 पे ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसको अवॉइड करके नहीं चलेगा। ठीक है, चलो हम लोग सवाल करेंगे उस समय, लेकिन अभी देख लेते हैं। ये सब चीजें हैं कंडीशन जो आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वेव की इक्वेशन जो हम लोग कह रहे थे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, तो किस प्रकार से बनेगी, किस प्रकार से बनेगी? मैं आपको अभी बताया कि भाई कुछ भी चीजें पॉसिबल है या नहीं है, ऐसे भी लिख दो वैसे लिख दो, क्या कंडीशन कैसे लगाएंगे? कुछ यहां पर हमारे पास में कंडीशंस आती हैं। वो क्या है कि यदि मैं देखूं ध्यान से, यदि मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मैं एक ऐसे फॉर्मेट के बारे में सोच सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो फिर मेरे पास में एक पॉसिबिलिटी बनती है, वो ये बनती है कि मेरा जो भी फंक्शन बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होना चाहिए। किस फॉर्मेट का होना चाहिए? ax प्लस माइनस बी टी, ax प्लस माइनस बी टी इस फॉर्मेट का होना चाहिए। यस और नो? ये बात समझ में आ गई? इस फॉर्मेट का होना चाहिए। क्यों? जैसे मान चलो मैंने लिख दिया कि x प्लस का t, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x प्लस का t लिख दिया, तो x और t की एक एक वैल्यू के लिए मैं कुछ ऐसा आंसर निकाल सकता हूं, y का एक ही आंसर आएगा। लेकिन मान चलो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ x इंटू टी, तो परेशानी हो गई। क्यों परेशानी हो गई? यहां पे एक परेशानी ये हो रही है कि यदि मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूं, t की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो y के 2 आंसर पॉसिबल है, प्लस माइनस 2, तो ये नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? ये नहीं चलेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई फॉर्मेट है तो यहां पर संभावना है कि आपको हमेशा सिंगल वैल्यू फंक्शन मिल जाएगा। और ये पॉइंट क्लियर हुआ।
तो अब इसको समझते कैसे हैं? इसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर एक रिजिड सपोर्ट से एक रस्सी बांध दी, ठीक है, एक रिजिड सपोर्ट से क्या कर दी, रस्सी बांध दी, और अब मैंने यहां पर इस स्ट्रिंग में एक जर्क दे दिया है, ठीक है, ये जर्क आगे चलेगा। ध्यान से सुनिए, ये जो है वो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट एंड है और यहां पर आपने एक जर्क प्रोवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? जर्क प्रोवाइड किया गया है। और ये जर्क जो है, इसको जरा मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिए। सवाल ध्यान से सुनिए, ये पहले आपकी ये है इनिशियली स्ट्रिंग, ठीक है, ये इनिशियली क्या है? स्ट्रिंग है, जो कि आपकी बंधी हुई है एक दीवार से। अब मैंने क्या किया? जर्क इज प्रोवाइडेड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, और ये जो छोटा सा टाइम है मैंने डेल्टा टी मान लिया। मतलब मेरा हाथ ऊपर गया नीचे आया, ये जो टाइम था वो डेल्टा टी था। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जब आप इसको देख रहे होंगे स्ट्रिंग को, तो भैया ये जो जर्क प्रोवाइड किया गया है, इसे भी ले लेता हूं मैं, एट टी बराबर 0 पर मैंने जर्क को चालू किया। टी बराबर 0 पर इस जर्क को मैंने क्या किया? स्टार्ट किया। तो यहां पर एक मैथमेटिकली थोड़ा सा सोचिए, यदि मैं इस जर्क को, ये जो मेरा जर्क मैंने यहां पर प्रोवाइड किया है, इस लेवल से ये ऊपर और नीचे जा रहा है, तो इस डिस्टरबेंस को या जर्क को मैंने y के फंक्शन के तौर पे ले लिया। भाई ये हमें आउटपुट y चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या t इज लेस देन 0 के लिए क्या y की वैल्यू 0 है? यस और नो। ये बीच में दो बिंदी लगाइए ना, वो समझाने के लिए। ये t इज लेस देन 0 के लिए y 0 है, यस और नो। मतलब जब मैं t इज इक्वल टू 0 पर जर्क दे रहा हूं, तो t लेस देन 0, मतलब उससे पहले वाली सिचुएशन पे जर्क देने से पहले y की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, और देखो ये जो जर्क प्रोवाइड किया गया है, ये किया गया फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब यदि t की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा टी आ जाए, तो वापस से मेरा y बराबर 0 आ जाना चाहिए। मतलब ये जर्क एक ही बार दिया गया है, एक ही बार दिया गया है। टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा टी का टाइम लग रहा है। तो डेल्टा टी टाइम में ये ऊपर से नीचे आ गया, और ये मेरा जर्क अब क्या करेगा? ये आगे चलेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिस जर्क, आगे देखो अब क्या हो रहा है, दिस जर्क विल ट्रैवल ऑन स्ट्रिंग टुवर्ड्स राइट? बोलो यस और नो। अरे भैया ये टुवर्ड्स राइट ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है, करेगा। हां, बिल्कुल करना ही चाहिए। अब जब ये ट्रैवल करेगा राइट साइड के लिए, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा एनालाइज और कर दीजिए। एक पॉइंट और बीच में यहां पर मिसिंग हो गया है, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। सुनो, क्या मैंने t लेस देन 0 ले लिया, t ग्रेटर देन डेल्टा टी ले लिया, लेकिन मैंने t को नहीं लिया है किस सिचुएशन के लिए? इन दोनों के बीच की भी तो इक्वेशन लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं y इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर t जो है 0 से तो बड़ा है और डेल्टा टी से छोटा है। ध्यान से समझिए क्या बोला हूं मैं, 0 से बड़े समय और डेल्टा टी से छोटे समय के लिए y 0 नहीं है, क्योंकि उस समय यहां पे जर्क हो रहा है। ये कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन के लिए। तो मेरे मन में एक पॉइंट और आ जाता है, मेरे मन में क्या आता है? एक पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट क्या कहता है कि लेट्स से एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है आपका, एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज x इक्वल्स टू 0। मान सकता हूं भाई, आपको इस स्ट्रिंग पर x को चला लीजिए, और x इक्वल्स टू 0 के लिए मैं ये कहानी अभी बनाई है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि फॉर x इक्वल्स टू 0, x को मैंने 0 ले लिया है, t लेस देन 0 के लिए y इक्वल्स टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन t की वैल्यू बेटा 0 से तो बड़ी हो जाती है
लेकिन डेल्टा टी से छोटी हो जाती है, और फिर से y इज अगेन इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन डेल्टा टी। तो बोलो क्या मेरे पास में एक ही इसमें दो दो फंक्शन चलने लग गए, एक x भी चल रहा है और एक साथ में t भी चल रहा है। तो मैं एक पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं इसके बेसिस पर, क्या कि भैया y जो है ना, y जो यहां पर मुझे मिल रहा है वो एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है जो कैसा है बेटा, x बराबर 0 के लिए t का फंक्शन है। y क्या मिल रहा है, x बराबर 0 के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन है, इतना मिलने लग गया है मेरे को। मैंने बोला चलो ठीक है, अब ये जो जर्क अब ट्रैवल करेगा, भाई देखो ये पूरी कहानी अभी तक यही चल रही है, अभी तक मेरा ये जर्क ने ट्रैवल करना चालू नहीं किया है। क्या मेरे जर्क ने ट्रैवल करना चालू किया है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो वो अपनी जगह उछल कूद कर रहा है, अब इसको चलाना है। बात समझिए, मैं कहानी को एकदम स्लोली बता रहा हूं। टी इज लेस देन 0 पर स्ट्रिंग सीधी सीधी है, कुछ नहीं हुआ उसमें, फिर मैंने एक जर्क दे दिया, तो ये जो जर्क की जो प्रोसेस थी उसमें टाइम लगाया मैंने डेल्टा टी, तो टी बराबर 0 पर मैंने जर्क दे दिया, लेकिन एक्स बराबर 0 की पोजीशन पर जर्क दिया गया है, जिसे मैं यहां पर समझ रहा हूं। और जब मैंने इसको बोला तो भैया दिस जर्क विल ट्रैवल ऑन द स्ट्रिंग टुवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब ये है कि यहां से मुझे पॉइंट और समझ में आता है, ये जो मेरी वेव है ना, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, जो जर्क है मेरा, इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, मतलब मेरी जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। मैं ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। अब एक बात बताइए, यहां पर एक पॉइंट को और समझाता हूं, वो देखिए क्या है कि किसी भी समय टी पर यदि आप बात करते हो, मैं क्या बोलता हूं, किसी भी समय टी पर जब मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या बोलते हैं, लेट्स से कि दिस डिस्टर्बेंस is traveling with constant speed से ये चल रहा है। लेट से इसे मैं मान लेता हूं v, इसे क्या मान लेता हूं, v मान लेता हूं। तो होगा क्या कि जो मेरा डिस्टरबेंस यहां पर प्रोड्यूस हुआ है, यहां पर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ है, द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन reaches a distance, और वो डिस्टेंस कितनी होगी, क्या आप बता सकते हैं? लेट्स से डिस्टेंस को मान लिया मैंने x, डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब यदि x डिस्टेंस तक पहुंच रहा है तो जो मैंने टाइम ले रहा हूं वो क्या होगा, t प्लस का x अपॉन v। टी क्या है, वो वेरिएबल है, टी क्या है, वो वेरिएबल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। बात को समझिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट को समझिए। वो ये है कि यदि मैं वेरिएबल के फॉर्मेट में चलता, और मैं कहता कि भैया एट टाइम टी इफ disturbance created then it will reach at x in time t plus x upon v। समझ में आया? देखो यदि t बराबर 0 पर तो होने वाला है, वो कहानी को समझिए, क्योंकि मुझे वेरिएबल्स लाने, तो वेरिएबल्स लाने के लिए मैंने क्या बोला कि भैया यदि मैंने टाइम t पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया होता, जो कि डिस्टरबेंस v कांस्टेंट स्पीड से चलता, तो भैया ये t प्लस का x अपॉन v समय में x डिस्टेंस ट्रैवल करता, t प्लस का x अपॉन v समय में। भाई देखो x क्या है, डिस्टेंस, x पोजीशन तक डिस्टेंस चल गया वहां पर, और स्पीड कितनी है, v है। तो मतलब मान के चलिए ये जो डिस्टरबेंस है कहीं यहां पहुंच चुका है,
ठीक है, कहां पहुंच चुका है, कहीं यहां पहुंच चुका है, यस और नो। अब ये डिस्टरबेंस तो कंटिन्यूसली ट्रेवल करते जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आपकी एक्स वाली डिस्टेंस, मैं सेंटर टू सेंटर लेके चल रहा हूं। अब ये डिस्टरबेंस चल रहा था कितने स्पीड से, v स्पीड से, बोलो यस और नो। यदि मैं यहां पर t बराबर 0 मान लेता हूं तो यहां पर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, x अपॉन v। यहां पर t बराबर 0 तो ये टाइम कितना होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल लिया। लेकिन यदि यहां पर टाइम बराबर मैं मान लेता हूं t, तो यहां पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, t प्लस का x अपॉन v। टाइम कितना लग जाएगा, t प्लस का x अपॉन v लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यदि ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग एक पॉइंट और कह सकते हैं कि जो डिस्टरबेंस आप समय t पर देख रहे हो वो एक्चुअली कब प्रोड्यूस किया गया था। भाई देखो, हर बार तो ऐसा नहीं ना t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर आप शुरू करोगे, क्या हर बार ऐसा होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जिस डिस्टरबेंस को मैं इस समय देख रहा हूं, देखो इस डिस्टरबेंस को मैं यहां देख रहा हूं, तो यदि मैं यहां पर t बराबर 0 मान लूं, यदि मैं यहां पर t बराबर 0 मान लूं, तो मैं कहूंगा कि, सवाल पॉइंट को ध्यान सुनना, मैंने बोला कि इफ एट t बराबर 0 इफ डिस्टरबेंस इज ऑब्जर्व, तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि इट वॉज प्रोड्यूस्ड एट x बराबर 0 एट टाइम t माइनस का x अपॉन वी। मतलब t तो यहां तक हो ही रहा है ना, तो t माइनस एक्स अपॉन वी समय पर इस डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस किया गया था। मतलब मैं कह सकता हूं कि एट t माइनस एक्स अपॉन वी समय पर यह डिस्टरबेंस x बराबर 0 पर था, यदि मैंने यहां पर देखना चालू किया तो। पॉइंट को समझिए, यदि मैं t बराबर 0 यहां ले रहा हूं तो वो चीज उधर पहुंच जाएगी, बैक साइड में आके देख रहा हूं मैं, कहां आके देख रहा हूं, बैक साइड में आके देख रहा हूं, तो मेरे पास में एक पॉइंट आता है, ये t माइनस एक्स अपॉन वी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। मतलब क्या है, मैं कहूंगा कि y जो मेरा x कॉमा t का फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है कि f x बराबर 0 लेने पर t माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्मेट में चलता है, यस और नो। x बराबर 0 लेने पर t माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्मेट में चलता है, और जैसे ही मैं ऐसा कह देता हूं तो मैं x बराबर 0 को क्यों लिख के बार बार ये कर रहा हूं, मेहनत कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैं सीधा लिख सकता हूं कि ये t माइनस एक्स अपॉन वी हो गया। और ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें t और x दोनों आ गए, t और x दोनों आ गए, और दोनों यदि आ चुके हैं तो भैया यहां से एक पॉइंट समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि ये तब बना है मेरे पास में जब मैंने माना था कि डिस्टरबेंस इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, बोलो यस और नो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि वेव, डिस्टरबेंस और वेव क्या एक ही चीज है, तो वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट। और मान के चलो ऐसा ना हो और मेरी कोई वेव लेफ्ट साइड में ट्रैवल करे तो क्या करूंगा मैं, तो फिर चीजों को थोड़ा सा बदल दूंगा। तो भैया फॉर अ वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा, y x कॉमा टी बराबर f t प्लस का x अपॉन v। ये मेरे पास में फंक्शनिंग बनने लगी है कि भैया अब मेरे को इतना समझ में आया कि जो भी फंक्शन होना चाहिए वो t प्लस एक्स अपॉन वी के फॉर्मेट का होना चाहिए, यस और नो। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो आया, ओके। अब यहां से आगे और चलता हूं मैं और एक पॉइंट और बताता हूं, वो क्या है जरा समझिए।
मेरे पास में जो वाई एक्स कॉमा टी मिल रहा था वो फंक्शन मिल रहा था टी माइनस एक्स अपॉन वी। ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या ले लीजिए, टी माइनस का एक्स अपॉन वी ले लीजिए। या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भैया आप ऐसा भी ले सकते हैं, एक्स कॉमा टी एफ टी प्लस का एक्स अपॉन वी फॉर्मेट में। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं यहां पे प्लस और माइनस को कंसीडर नहीं करने वाला हूं। मैं यहां पर एक चीज पूछ रहा हूं आपसे बस, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका एक रेशियो निकाल के बताइए मुझे फटाफट। तो आप क्या कहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है सर, टी के आगे 1 लिखा है मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, अपॉन एक्स के आगे क्या लिखा है, 1 बाई वी लिखा है। लिखा है क्या 1 बाई वी, भाई एक्स के आगे मैंने बोला साइन को कंसीडर मत कीजिए, पहले ही बोल रहा हूं मैं, तो 1 बाई वी लिखा दिया। तो मतलब यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है, v बन रहा है। और v क्या थी हमारी, वेव वेलोसिटी। क्या थी, वेव वेलोसिटी। तो यहां से आपके पास में छोटा सा पॉइंट तैयार हो गया कि यदि y एक्स ऑफ टी बराबर एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी या टी प्लस एक्स अपॉन वी है, तो मैं एक पॉइंट कह सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो मुझे कहीं ना कहीं वेव वेलोसिटी की तरफ लेके जाता है। आगे रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, पॉइंट बस मैंने बताया कि वेव वेलोसिटी की तरफ लेके जाता है। अब इसमें और थोड़ा सा यदि आप चाहें तो वेलोसिटी को काट के आप स्पीड लिख सकते हैं। क्यों, यदि वेलोसिटी लिखना है तो फिर बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो फिर प्लस और माइनस को भी कंसीडर करेंगे, तो वो आगे सीखेंगे। अभी अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर जस्ट अ मोमेंट अभी थोड़ा सा यहां पर क्या रखना है, तसल्ली रखनी है। ठीक है, श्योर हो गया। अब मेरे पास में कोई भी फंक्शन आने दो रैंडमली, मैं बस इतना देखना चाहता हूं कि भाई ऐसा कुछ तो भी होने वाला है, टी माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्मेट में है या नहीं है। तो टी माइनस एक्स अपॉन वी या टी प्लस एक्स अपॉन वी से मेरे को आइडिया लगने लगेगा कि भाई ये जो इक्वेशन है वो वेव की इक्वेशन है, और यदि नहीं है तो ये वेव की इक्वेशन नहीं है। ऐसे सवाल आ सकते हैं मेरे पास में, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आ सकते, यस देयर कैन बी सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर एक सिंपल से पॉइंट को यदि मैं बता दूं ना आपको, तो वो पता है क्या है, कि इसके सामने बस ये जो फंक्शन बने हैं ना, आपको बस साइन या कॉस लगाना है और आपका काम हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगी, एक वेव की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, वेव की इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब कैसे, मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, यहां पे लगे हाथों, वो ये है, बहुत सारे देखो वेव्स में ना जब ये चल रहा होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स आते हैं जिनको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। वो पॉइंट मैं बता देता हूं कैसे, कि ये जो x और t क्या है, वेरिएबल्स हैं। यदि t और x दोनों का साइन सेम हो, सेम साइन हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हम लोग कहेंगे वेव इज ट्रैवलिंग, वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यदि t और x मेरे पास में अपोजिट साइन के हों, कैसे हों बेटा, अपोजिट साइन के, पॉइंट याद रखना, इन पे सवाल बनते हैं, तो मैं कहूंगा कि वेव इज ट्रैवलिंग, जो आपकी वेव है, जो तरंग है, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। काफी स्लो चल रहा है ना, याद रह जाएंगे क्या ये पॉइंट। चलो अब ये पॉइंट याद हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन में लिख के देता हूं, एक फंक्शन लिख के देता हूं, पहले इसको चेक करते हैं कि भाई ये वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाद में पता लगेगा कि वही ओरिजिनल इक्वेशन है और उसी को हम लोगों को कंटिन्यूअसली क्या करना है, यूज करना है। चलो मेरे पास में एक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दी है। अच्छा कोई जरूरी नहीं है के एक्स माइनस ओमेगा टी भी मैं लिख सकता हूं, जैसा मेरे मन में आए मैं वैसा लिख सकता हूं। लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसे लिखिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है, इतना आपको बताना है। सो लग जाओ काम पे। कैसे लगोगे,
अरे बोलो कैसे लगोगे? तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको किया डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आएगा बेटा डबा वाई बाई डबा टी बराबर ए, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और इनटू ओमेगा मतलब आपको डबा वाई बाई डबा टी मिल जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो समझ में आया, यस और नो? तो आपने बोला ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग। तो बोलो क्या आएगा? तो अब आप लिखोगे, यही करूं क्या? नहीं, आगे करता हूं, पेजों की थोड़ी कोई कमी है हमारे पास, पन्ने बहुत हैं। तो मैं लिखूंगा डबा टू वाई बाई डबा टी स्क्वायर ओमेगा ए, कॉस का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना बेटा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स और इनटू ओमेगा। बोलो सही है क्या? तो आप लिख दोगे डबा टू वाई बाई डबा टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो यस और नो? देखो ये ऐसे मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं एक्स को कांस्टेंट मान रहा हूं। अब देखो आप याद कीजिए थोड़ा सा, एसएचएम याद कीजिए, डबा टू वाई बाई डबा टी स्क्वायर, यदि मैं डबा को डी लिख देता हूं मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में इसको ए लिख सकता हूं, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, उस फॉर्मेट में चला गया क्या? मतलब ये एसएचएम की इक्वेशन है, यस और नो? हाँ, इसलिए इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। आगे चल के पता लगेगा यही वेव की इक्वेशन है, अभी पता लगने वाला है, बस थोड़ी सी देर और तसल्ली रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस इक्वेशन को लाने के लिए हमारे पास में एक और तरीका है, उसको भी हम लोग यहां पर फॉलो करेंगे, लेकिन पहले इससे तो सीख लीजिए, इससे क्या, इससे कौन सी परेशानी हो रही है ना? ओके चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक की कहानी खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं और हम लोग करते हैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डबा वाई बाई डबा एक्स बराबर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा ए एज इट इज, साइन का करोगे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो सही है क्या? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू बेटा माइनस के लिखना मत भूल जाना। तो मतलब आपको डबा वाई बाई डबा एक्स मिलेगा माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जैसा कि आप जानते हो यहां पर एक गलती, ओमेगा लिखा गया है, वो आना चाहिए के। बोलो सही है क्या? डबा वाई बाई डबा एक्स माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। एक बार और करो, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, तो आप लिखोगे डबा टू वाई बाई डबा एक्स स्क्वायर माइनस के एज इट इज। बोलो सही। आगे क्या है? के और ए भी है बेटा, चलो लिख लो। आगे है आपको क्या दिख रहा है? मौत, है ना? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन यदि करोगे तो फिर से आएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यस और नो? और फिर से करोगे तो बेटा यहां पर आएगा माइनस का के। ठीक है, तो यहां आपको मिल रहा है डबा टू वाई बाई डबा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, तो यह आएगा माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो सही है क्या? ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो मेरे पास में जो इक्वेशंस है उनको थोड़ा सा अच्छे अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं।
तो मैंने लिख लिया बेटा डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर बराबर, चलो इधर करो, तो ये है आपके पास में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होल डिवाइडेड बाई माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो यस और नो, यहां तक कोई परेशानी? क्या कट सकता है उसको काट दीजिए, टिडिंग टिडिंग। बोलो क्या आएगा, डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा माइनस से माइनस भी काट दीजिए, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। बोलो यस और नो, मिल गया। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं और हमारे काम की एक चीज मिलने वाली है, पता है क्या? हम लोग लिख सकते हैं इसे डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर। क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल। तो ये इक्वेशन को यदि मैं ध्यान से कंपेयर करूं, एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर। आज के लेक्चर में पढ़ी है, पन्ने पलट के देख लो अपनी नोटबुक में। सर हमारी नोटबुक में क्यों पलटे हम, आप दिखाओ पलटा के अपने इस पे। मान के चलो ये बोर्ड होता और उसमें मैं मिटा चुका होता तो कहां गए? कंडीशन तो मैं पढ़ाई थी, आज ही पढ़ाई है। डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर बराबर के डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर, के कांस्टेंट नंबर, के को वी स्क्वायर लिखा। तो बेटा ये यहां पर आप देख पा रहे हैं डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डबा 2y बाई डबा एक्स स्क्वायर। यही आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको, इसका मतलब आपको कहीं ऐसा फील नहीं आ रहा है क्या कि v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, मतलब v कैन बी रिटन एज ओमेगा अपॉन के। बोलो v को मैं ओमेगा अपॉन के लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो आपने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन क्या गिवन थी उसको जरा वापस से लिख दीजिए एक बार। सर क्यों लिखवा रहे हैं बार बार? मेरी तसल्ली के लिए लिखवा रहा हूं। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो सही है। अब एक काम और कीजिए, जो मैंने यहां पे बताया था, किधर गया? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जरा लिखिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप लिखोगे ओमेगा अपॉन के बराबर वी। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन थी वो एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, यस और नो? क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? अच्छा ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? तो t और x का साइन अपोजिट है, मतलब इट इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, इट इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? कई लोग बोलोगे सर हाँ थोड़ा थोड़ा सा समझ में तो आ गया है। अब आगे की कहानी को किस प्रकार से बढ़ाएं, ये मेरे पास में एक मुद्दा है, एक पॉइंट है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमारे पास में इसको समझने के दो तरीके। अब ये तो मैंने डायरेक्टली आपको करवा दिया, ये मैंने क्या किया डायरेक्टली करवाया, और इसमें हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिन्हें थोड़ा सा परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा होगा, यस और नो? तो कई बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कर ही रहे हैं हम लोग, हमारी तो जिंदगी परेशानियों से जूझ रही है, हम तो इतने हैरान परेशान है, कभी कभी लगता है क्यों ये फिजिक्स बना दिया है ना, आता है ना ऐसे मन मन में कई बार।
हाँ, जहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ वहां ऐसे ही आता है हमारे मन में कि इसको हटा दो, इसको हटा दो। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें से क्या है ना, ये जो सब चीज सीख लोगे ना तो उसके बाद में जो इक्वेशन आ रही है ना, सवाल उसी में से आएगा। तो सर डायरेक्ट वही बता देते थे, मैं तो डायरेक्ट बता देता, लेकिन फिर से कई लोगों के मन में शंका आती थी और वो फिर लगते थे अरे यार सर ने ये चीज तो बताई नहीं, सर ने इस चीज को तो मिस कर दिया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। यस और नो? तो इससे बचने के लिए भैया हमने क्या कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया है ना। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो आई है इस इक्वेशन से बहुत सारे लोग सेटिस्फाई रहते हैं और बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं रह पाते हैं। सर क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं है, ये बस अपने मन का रहता है। नहीं आया समझ में तो नहीं आया भैया, मान लेते हैं हम लोग नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको, ये जो इक्वेशन आ रही है इसी फॉर्मेट की इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग ले रहे हैं वो सब थियोरेटिकली ले रहे हैं। भले ही मैंने एक इक्वेशन डायरेक्टली लिखी, क्या जरूरी है क्या यही इक्वेशन हो? भाई मेरा मन का सवाल है, एक सिंपल सी बात मैं करता हूं। जो भी मैं फंक्शन बना रहा था कि t माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? कोई और तरीका नहीं है क्या इसको समझाने का कि यही बहुत एक डिफिकल्ट सा तरीका बता दिया आपने और इसी को ही कंसीडर करना है क्या? तो मैं बोला बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग हेडिंग डाले हुए थे इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, लेकिन अलग तरीके से। कई लोग सोच रहे होंगे सर एक ही चीज को सर दो दो तीन तीन तरीके से बता रहे हैं, काम कौन सी आएगी? तो सुन लीजिए, अब ये वाला जो फंडा जो हम लोग सीख रहे हैं, यहां पर कुछ एक स्टैंडर्ड टाइप में इक्वेशन अब बन जाएगी प्रॉपर वाली, जिसको हम लोगों को यहां पर सीखना ही है। ठीक है, श्योर? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को मान लेते हैं, क्योंकि देखो मैं बहुत सारी चीजें अब जो प्रीवियस लेक्चर में जिन्होंने सीखा हुआ है उनको आज के लेक्चर में भी परेशानी नहीं होगी, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को मैं मान लेता हूं और उसे मैं ऐसे बना देता हूं कि लेट्स से ये हमारे पास में एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है और इसको बेटा मैंने ऐसे यहां पर ड्रॉ कर दिया है कि ये इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है। याद कीजिए वो डिस्टरबेंस जो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने एक सिंगल डिस्टरबेंस बना के छोड़ दिया था, उसको बना चलने दिया था। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया ये जो वेव है जो ओवरऑल बन के आई है वो कुछ ऐसे आई है, क्योंकि देखो हमारे पास में यदि ये ट्रांसवर्स वेव होती तो क्रेस्ट और ट्रॉफ्स बनते, और यदि ट्रांसवर्स वेव ना लेते हुए यदि मैं लेता इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनते। तो उनको मेरे को दिखाने में, सिंस लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैं दिखाने में फिर कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनाऊं वैसे तो उसमें परेशानी होती, तो हम लोग क्या करते हैं एक जनरलाइज फॉर्म बना लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म वेव की इस प्रकार से रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर में यदि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूं आप लोगों से, तो वो पॉइंट्स आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। वो ये है कि देखो यहां तक मेरे पास में ये जो डिस्टेंस है वो है आपकी लैम्बडा, और ये जो टाइम है बेटा ये भी है आपका कैपिटल टी। भाई टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और लैम्बडा क्या है? वेव लेंथ है। लैम्बडा क्या है? वेव लेंथ है। मैंने बोला चलो ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, यहां मैं x मान रहा हूं कैपिटल, और यहां पर मैं क्या मान रहा हूं? y मान रहा हूं। ठीक है, यहां पर x और y मान रहा हूं, तो ये जो y है, लेट्स से y इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, एंड x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब एक्स पोजीशन पर, मतलब एक्स कहीं पर भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही लेना है यही लेना है। मान के चलो मैं यहां पे मान लेता हूं ये एक्स है, ठीक है, ये दिस इज द डिस्टेंस एक्स, तो यहां पर ये पोजीशन है, तो इस समय ये पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, जिस समय हमने छापा है, फोटो ले लिया, एक फोटो खींच लिया, ये वाई हो गया। सो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। इस पोजीशन के लिए x क्या है? ऐसी सिचुएशन आ रही है। मैं बोला ठीक है। अब इसी एक्सिस पर, जो x वाली एक्सिस है, इसी पर यदि हम लोग टाइम को भी ले लें, इसी एक्सिस पर टाइम को भी ले लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि
एट टी बराबर जीरो, एट टी बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो एंड वाई बराबर जीरो, यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है, टी बराबर जीरो एंड एक्स बराबर सॉरी एट टी बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो एंड वाई इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। तो इसका मतलब समझिए, इन चीजों का मतलब ये है कि एट टी बराबर जीरो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। अरे बोलो यस और नो। यस, कहानी यही है ना, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने क्या बोला भाई, टी बराबर जीरो पर, ये ओरिजिन वाली कहानी, एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर जीरो है। इस समय देखो फोटो जो खींच के आया हमारे सामने, ये वो वेव चल रही थी, उसका मैंने फोटो खींचा और ऐसा फोटो खींच के छाप दिया। कई लोग बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों लिया, कहीं और से भी तो ले सकते थे। कहीं और से लेते तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता था, समझने में परेशानी होती थी, इसलिए हमने सिंपलेस्ट केस को कंसीडर किया, और वो सिंपलेस्ट केस है कि भैया ये ऐसे चालू करवा दिया। और यदि मैंने ऐसे चालू करवा दिया तो एट टी बराबर जीरो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, एंड यहां पर ध्यान दीजिए वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल। और यदि ऐसा है तो ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये मैंने एसएचएम चैप्टर में पढ़ के आया हूं। बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। तो यहां पर आप जानते हैं कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो यहां पर ए की यदि मैं चर्चा कर सकता हूं, मतलब बेटा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो बेटा यहां पर क्या ये एम्पलीट्यूड ए को रिप्रेजेंट करेगा, अरे यस और नो। आपने बोला सही बात है। चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ देता हूं। मैंने यहां पर एक और पार्टिकल बनाया हुआ था, यदि आपको याद हो, जो एक्स डिस्टेंस पर जाकर मैंने क्या बोला था कि मैंने एक फोटो खींचा, एक्स जो है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स है, और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल। तो मैंने कोई भी रैंडम पार्टिकल लिया था एक्स डिस्टेंस पर, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। थोड़ा सा और इसको यदि मैं एनालाइज करता हूं, थोड़ा सा यदि मैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, तो मैं एक पॉइंट पाता हूं, पता है क्या, कि जो आपका पार्टिकल है ये जो है, ये पीछे या आगे कहीं तो भी है, पीछे या आगे कहीं तो भी है, और ओ से एक्स डिस्टेंस पर है। ओ क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है। तो यदि मैं ऐसा मान लेता हूं, तो इस पार्टिकल की जो मैं पोजीशन की इक्वेशन लिखूंगा उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। कौन से वाले पार्टिकल की, इसको पी मान लूं क्या, लेट्स से पार्टिकल को पी मान लेते हैं, अरे तेरी सॉरी। सो द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल पी, क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, इस डेल्टा के बारे में सर जी हमको कोई आइडिया नहीं है, वी हैव नो आइडिया, देन गेट आइडिया। कैसे लेके आता हूं मैं आइडिया को, तो भैया हम लोग कह रहे हैं ये जो सिंबल बना दिया है ऐसा, इसे डेल्टा कह सकता हूं मैं। ये जो डेल्टा है ये आपका रिप्रेजेंट करता है व्हाट, फेज डिफरेंस। अरे याद करो ऐसी कुछ चीजें हुआ करती थी, फेज डिफरेंस, एसएचएम को, इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा एसएचएम को क्या करो, रिकॉल करो, एसएचएम को क्या करो, रिकॉल करो। सो ओवरऑल कहानी ये है कि रिकॉल करने के लिए कहानी ये है, इस डेल्टा को यदि मेरे को लाना है तो कैसे लेके आता हूं, ये है अभी आपका फेज डिफरेंस। देखो इसके लिए आपको वापस इसकी मदद लेनी पड़ी, कैसे, ये लैम्बडा डिस्टेंस, बोलो ये पूरी डिस्टेंस लैम्बडा, और यदि लैम्बडा डिस्टेंस है तो लैम्बडा डिस्टेंस कितनी टाइम में ट्रैवल हो रही है, कैपिटल टी टाइम में। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। और कैपिटल टी को यदि मैं बात करता हूं तो कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। और इसको यदि मैं इससे रिलेट करता हूं तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से मेरे पास रिलेट होता है। तो ओमेगा टी जो आपका फेज है उसको किस प्रकार से यहां पर रिलेट करने की कोशिश की जाए, तो उसको जरा समझते हैं कि भाई हमको फेज डिफरेंस से मतलब है, हमको किससे मतलब है, फेज डिफरेंस से। मतलब यदि लैम्बडा यदि है डिस्टेंस के फॉर्मेट में तो एंगल के फॉर्मेट में है आपका 2 पाई, ठीक है। और यदि डिस्टेंस के फॉर्म में 1 हो जाए तो क्या ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा हो जाएगा,
बोलो सही बात है। और यदि ये डिस्टेंस के फॉर्मेट में x हो तो क्या ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स हो जाएगा, यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा आया है बेसिकली क्या है, ये जो है वही वो फेज डिफरेंस बता रहा है जो यहां पर ये डेल्टा बता रहा है। ध्यान सुनिए मैं क्या बोला हूं, ये जो डेल्टा है और ये 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा है, क्या ये आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल भाई, दोनों का फेज डिफरेंस को देखिए क्या हो रहा है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, डेल्टा रिप्रेजेंट व्हाट फेज डिफरेंस। मैंने क्या बोला कि यदि किसी पार्टिकल पी के बारे में यदि चर्चा करता हूं तो उसकी इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी। जब मैंने इसकी इक्वेशन को ऐसे लिखा तो मैंने इसको देखा यहां पर जाकर के कि भैया ये एक्स दूरी पर है, ये कहां पर है, एक्स दूरी पर है। और यदि एक्स दूरी पर है तो इसकी प्रॉब्लम है क्या, इसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। तो मैंने देखा यार यहां से लेकर के यहां तक, अब आप जानते हैं ये साइनोसॉइडल बनाइए तो ये आपका 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। आधे लोग तो अभी यही सोच रहे होंगे 2 पाई बीच में अचानक कहां से टपक पड़ा, भैया 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो मैंने बोला लैम्बडा और 2 पाई इक्विवेलेंट है फेज डिफरेंस और डिस्टेंस के मामले में रिलेशन यदि मैं करता हूं, मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब सेम फेज ही है वो, यस और नो? तो 1 होता तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो x होता तो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो मैंने डिस्टेंस से रिलेट किया और एंगल से मेरे को यहां पर रिलेट हो रहा है, मतलब डेल्टा जो है वो हो ना हो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा के ही बराबर होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूं, वो क्या है समझिए, लैम्बडा फेज डिफरेंस, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा ये पाथ का डिफरेंस, मतलब एक इक्वेशन मेरे पास में यहां पर बन गई है, वो है, मैंने पाथ लिख दिया पहले, वो है कि भैया फेज डिफरेंस जो है वो आपका 2 पाई अपॉन लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस होता है। इस पर भी सवाल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। फेज डिफरेंस बराबर क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। इसको उठा के वहां डाल दीजिए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, और वो क्या है, इस 2 पाई अपॉन लैम्बडा को हम लोग लिख लेते हैं इक्वल्स टू के। क्या लिख लेते हैं बेटा, के, जिसे हम लोग कहेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो सर क्या ये वाला वही के है जो पहले से आया हुआ है, बिल्कुल वही के है, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो क्या ये आपके पास में सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हो गई, बिल्कुल। अब इसके अलग अलग फॉर्मेट पॉसिबल है, उनको मैं यहां पर कर लेता हूं। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी माइनस के की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। बोलो यस और नो, अरे सही है ना, ओके। तो आगे बढ़ो, 2 पाई को कॉमन निकाल दो तो आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी y बराबर ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। सवाल आएंगे इन पे, आपके पास में वेव की इक्वेशन दे रखी होगी अलग अलग फॉर्मेट में, आपसे वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीजें पूछवाएगा बेटा, ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन को एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूं, पता है कैसे, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखते हैं, यदि याद हो तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फ्रीक्वेंसी को n तो 1 अपॉन टी। बोलो सही है क्या, उठा के डालो यहां पर, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा ए साइन 2 पाई और ये आएगा एन टी माइनस का x अपॉन लैम्बडा। इट इज ऑल्सो अ वन मोर टाइप ऑफ इक्वेशन, अलग अलग टाइप की इक्वेशन बनते जा रही है। आगे बढ़ो, और कौन सी इक्वेशन बना सकता हूं, अलग अलग तरह की इक्वेशंस बनाते हुए आपको बस आगे बढ़ना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई, इसको मैं लिख लिया हूं एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा था, ओके ठीक है। मैं यहां पर n से ऊपर मल्टीप्लाई और n से नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, n से, देखो यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूं n से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, उससे क्या होगा, उससे होगा ये
कि मैं n को फिर से कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n t माइनस एक्स अपॉन v। याद कीजिए कुछ ऐसा ही बोला गया था आपको, फंक्शन कैसा होना चाहिए, t माइनस एक्स अपॉन वी के फॉर्मेट में, यस और नो। अरे बोलो हो गया क्या, तो बस इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज कर देता हूं, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। बोलो यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही है। और अलग अलग फॉर्मेट आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप याद रख सकते हैं। इट इज सिंपलेस्ट। और कौन सी सिंपलेस्ट है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी सिंपलेस्ट है, और ये वाली भी एक सिंपल है भैया। ये दो तीन इक्वेशंस हैं जो सिंपल हैं, इनको आपको याद रखना होगा। यस और नो, श्योर है। एंड ऑल दीज, इन सब में एक कॉमन बात देखिए, t और x का साइन क्या है, अपोजिट है। मतलब ये है कि भैया आपकी जो वेव है इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया, बोलो फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद में एक कंफ्यूजन और रह जाता है बस, पता है वो क्या, सर देखो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो सही है कि गलत, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। अब t बराबर, देखो इन दोनों वेव को ध्यान से देखो, इन दोनों वेव्स को ध्यान से देखो, तो दोनों में t और x का साइन अपोजिट है, दोनों में x और t का साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब यह है कि बोथ वेव्स आर ट्रैवलिंग, बोथ वेव्स आर ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखो एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां पे x है, यदि यहां पे मैं y लिख दूं तो प्लस y आ जाएगा, मैं z लिख दूं तो z आ जाएगा। इस पे भी सवाल बनते हैं, मैं बता रहा हूं यहीं पे, अभी सुन लो, कान में उंगली डाल के मत बैठो। क्या बोला है, यदि x लिखा है मतलब वो वेव जो है वो पॉजिटिव x या पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। यहां पे भी देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी, बिल्कुल वैसा ही है। यहां y है, अलग है, ये y वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वेव की डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन पूरा का पूरा यहीं से, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पॉइंट आपके भेजे में गया, श्योर है। अब एक पॉइंट और आता है, वो ये है कि कौन सी वेव, इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों वेव में क्या डिफरेंस है। भाई ये मन में सवाल तो चल रहा हो ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला सही है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो फिर डिफरेंस ये आता है कि हमारे पास में, हां ओके, टी बराबर 0 यदि मैं पुट कर देता हूं, टी बराबर 0 यदि मैं पुट कर देता हूं, तो देखो टी बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, y बराबर माइनस ए साइन के एक्स लिख सकता हूं और इसको प्लस लिख सकता हूं, तो उसको माइनस और इसको प्लस, तो इसको प्लस लिख सकता हूं। मतलब ये है कि t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर आपका पार्टिकल इसमें ऊपर जा रहा है और इसमें नीचे जा रहा है। क्यों, माइनस के एक्स आया मतलब नेगेटिव साइड में आना चाहिए, y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब वो नीचे जा रहा है, और यहां पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब ऊपर जा रहा है, बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और यदि मुझे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बनाना है तो क्या करूंगा, इनको उल्टा कर लूंगा, इनको क्या कर लूंगा, उल्टा कर लूंगा, उल्टा कर लूंगा, आई मीन टू सॉरी दोनों के साइन सेम कर दूंगा, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग जाएंगी। क्या इसमें कोई परेशानी होगी, मुझे तो नहीं लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी भाई मैं आपके लिए बस बता के चल रहा हूं। चलो कोई एक आध सवाल कर ले यहां पर लगे हाथों, कि रहने दे। कई लोग बोल होंगे सर करवा लो, कहां मतलब ऑलरेडी वैसे हम हैरान परेशान है, थोड़ा सा हो जाएगा सवाल तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं वैसे भी। चलो ठीक है, हम लोग ये सवाल कर लेते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा और आगे जाना था, लेकिन एक न्यूमेरिकल चलते चलते ले लेता हूं मैं। मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 4 साइन पाई, अच्छा पाई भी यही दे रखा है बेटा,
टी अपॉन 0.02 माइनस एक्स अपॉन 75 और लिख के दिया गया है सेंटीमीटर। सवाल पता है इसमें क्या आते हैं? सवाल पूछे जाते हैं फाइंड वेवलेंथ और फाइंड व्हाट फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, ऐसे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कर लोगे क्या? तो सबसे पहले बात ध्यान रखना कि यहां पर 2 नहीं लिया गया है, 2 पाई होना चाहिए था। तो पहले इक्वेशन को सेट कर लो, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 4 साइन 2 पाई टी अपॉन, देखो ऊपर 2 से तो नीचे भी 2 से, तो कितना आएगा? 0.04 माइनस एक्स अपॉन 150। बोलो सही है क्या? अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड वाली से और अब आपके आंसर आ जाएंगे। बोलो क्या? यदि मैं यहां पर पूछता हूं आपसे एम्पलीट्यूड, क्या पूछता हूं बेटा? एम्पलीट्यूड। बोलो क्या आएगा? तो 4। यस और नो? अच्छा भाई, और क्या पूछ सकता हूं मैं आपसे? यहां पर टाइम पीरियड पूछ सकता हूं, तो टाइम पीरियड आप सीधा सीधा बता दोगे 0.04 सेकेंड। अच्छा, एम्पलीट्यूड लिखना है तो सेंटीमीटर मीटर कुछ तो भी लिखना जरूर बेटा। और ये क्या है? 150 क्या है? वेवलेंथ है। तो आप लिख सकते हैं वेवलेंथ बराबर आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। अच्छा, स्पीड पूछूं तो मैं, अरे बोलो क्या बोलते हैं, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भैया स्पीड क्या है, तो निकाल सकते हो क्या? अरे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? तो क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो v बराबर आएगा 1/0.02 डिवाइडेड बाई 1/75। ठीक है, पॉइंट हटा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, 2 से आगे काट लो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना पर सेंटीमीटर पर सेकंड है, नहीं तो पता लगा मीटर पर सेकंड कर डाला आपने, है ना भाई? कैसे निकाला? मैंने सब चीजें करवा रखी हैं। ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फॉर्मूला लगा के v बराबर क्या? ओमेगा अपॉन, अरे बात वही है भाई, कोई अलग से नहीं है। यस और नो? या v बराबर लैम्बडा इंटू एफ, या एन लैम्बडा फ्रीक्वेंसी इंटू से कर लो। मैं फ्रीक्वेंसी कुछ भी पूछ लूं, क्या इस सवाल में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं। इसमें और सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो और भी सवालों का लेवल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सवालों का लेवल बस इतना सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें और भी आगे चीजें आती हैं जहां पर आपको ये पूछ लिया जाता है क्या, कि कुछ पोजीशन और टाइम दे देता है और फिर आपसे करवाता है भैया बताओ अब क्या करोगे। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। यस और नो? श्योर हैं? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं और अपना एक सवाल और एक अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो है आपका सिंपल सा टॉपिक, पार्टिकल वेलोसिटी, या मैं बोलूं पार्टिकल स्पीड, वेव स्पीड। इन दोनों में कुछ तो भी रिलेशंस वगैरह के बारे में हम लोगों को बात करनी है। पार्टिकल स्पीड और वेव स्पीड, पार्टिकल स्पीड और वेव स्पीड, या पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो शुरुआत कहां से करेंगे? तो शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हम लोगों ने पहले से करते हुए आ रहे हैं। वो क्या है बेटा? लेट्स से हमारे पास में एक वेव की इक्वेशन कंसीडर कर ली, जो किधर ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ऐसे मान ली। ओके, अब मैं यहां पर एक सिंपल सी बात पूछता हूं आप लोगों से, वो ये है कि मान के चलो मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मुझे मिलेगा डबा वाई बाई डबा टी। बोलो क्या मिलता है? इसको यदि मैं करूंगा डबा वाई बाई डबा टी, तो ये आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। और यदि मैं डबा वाई बाई डबा एक्स लिखता हूं तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा माइनस का के ए साइन का करूंगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो यस और नो? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने बोला इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। अब मैं एक पॉइंट और बोलता हूं आप लोगों को,
और वो पॉइंट क्या है कि भैया इन दोनों को डिवाइड कर लो, अभी आप डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगा डबा वाई बाई डबा टी होल डिवाइडेड बाई डबा वाई बाई डबा एक्स बराबर क्या मिल रहा है जरा देखिए, ऊपर आपने लिख दिया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स डिवाइडेड बाई माइनस का के ए कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो सही है क्या? जहां कट सकता है उसे काट लो। सो आपके पास में आ रहा है डबा वाई बाई डबा टी बराबर माइनस ओमेगा अपॉन के इंटू डबा वाई बाई डबा एक्स। ठीक है, डबा वाई बाई डबा एक्स। ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज यहां पर आपको मिल चुकी है जिसको अब आपको समझना है। ठीक है, मैं इसको वापस से अगले उस पर लेके जा रहा हूं ताकि मैं आपको इनको समझाऊं। अरे क्या मिला है? डबा वाई बाई डबा टी बराबर माइनस ओमेगा अपॉन के डबा वाई बाई डबा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में मिला हुआ है। अब ये जो डबा वाई बाई डबा एक्स जो होता है वो क्या होता है, और डबा वाई बाई डबा टी क्या होता है, और ओमेगा अपॉन के क्या होता है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं फिर से चीजों को कुछ बताता हूं, ध्यान रखिए। y क्या था? y था पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बराबर है, जहां जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, बराबर है। मतलब यहां पर यदि मैंने डबा वाई बाई डबा टी कर दिया तो बेसिकली मैं डी वाई बाई डी टी की ही बात कर रहा हूं। मतलब क्या ये आपको स्पीड ऑफ पार्टिकल देगा? यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। और डबा वाई डबा एक्स से आपको क्या मिलेगा? क्या ये आपको स्लोप की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ वाई। क्यों? क्यों भैया आपका जो ग्राफ बनेगा, याद कीजिए, वो एक्स और वाई लिया था कि नहीं लिया था? तो मतलब ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई मेरे पास में सिंपल सी बात आती है, वो ये है कि मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर माइनस ओमेगा अपॉन के क्या होता था? वी। तो आपने लिख दिया माइनस वी और यहां लिखते थे स्लोप, यस और नो। ये एक काम की इक्वेशन बन गई है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बराबर माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ द कर्व। ध्यान से सुनना, मैं फिर से लिख देता हूं, पार्टिकल वेलोसिटी बराबर माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ कर्व। बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? ये है फंडा, ये है फंडा। समझ में आया? या तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, नहीं तो फिर बेटा आपको इस फॉर्मेट में याद रखना पड़ेगा। यदि आपको इक्वेशन दे रखी है तो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है इसके बेसिस पर। ठीक है, चलो अब करते कैसे, सवालों को जरा समझिए। सवाल ऐसा है, लेट्स से कंसीडर अ वेव विच इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपकी वेव चल रही है। ओके, मैं यहां पर 1 2 3 और 4 चारों पार्टिकल को नाम दे दो ए बी सी डी। आगे क्या? बोलो कहां जा रही? बताओ ए बी सी डी कहां जा रहे हैं? अरे सवाल है ये, हंस क्यों रहे? फटाफट, ए बी सी डी कहां जा रहे हैं? मतलब आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी। मतलब सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या ए ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, लेफ्ट राइट नहीं जाना है। किसी के मन में ये ख्याल आया कि ये लेफ्ट और राइट भी जाएंगे? भैया ध्यान रखो, पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे वहीं एसएचएम करने हैं। बात समझ में आ रही है? सर आगे पीछे भी तो कर सकते हैं हम लोग। जब वेव के फॉर्मेट में डाल दिए इस फॉर्मेट में, तो ये ऊपर नीचे वाली कहानी है। ठीक है, श्योर हैं? ओके, चलो तो बताओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल बनाई है, ट्रांसवर्स बनाई है, तो उसके बेसिस पर कहानी होगी। लेकिन अभी आपको इस पे सोचना है, ये यहां पे पार्टिकल ऊपर या नीचे किधर जा रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा? तो भैया मैंने लिखा वी ए बराबर, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग काइनेमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव।
अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो कई महानुभाव ऐसे होंगे उन्होंने देखते ही तुक्का मारा होगा, ए ऊपर जा रहा, बी नीचे जा रहा, सी ऊपर जा रहा, सॉरी सी नीचे जा रहा, डी ऊपर जा रहा, ऐसे लगा दिए कि तुक्के सब गलत हो सकते हैं और सही भी हो सकता है, कोई तुक्का लगाया तो। चलो तो हम देखते हैं वीए बराबर क्या बताया गया, पहले तो माइनस लगा लो, फिर क्या बोला गया, वेव स्पीड। तो भैया वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और फिर क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप यहां पर स्लोप है पॉजिटिव, कैसे पता लगा, अरे थीटा देखो, टेन थीटा से स्लोप निकालते हैं, थीटा लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव। तो यहां से वीए क्या आया, नेगेटिव आया, और नेगेटिव का मतलब इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड। आपने क्या सोचा था, ऊपर ना, आंसर क्या आ गया, नीचे आ गया, मतलब नेगेटिव। यस और नो। चलो आगे बढ़ो, वीबी करो, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। वीबी, बी ठहरा आपका यहां, तो पहले फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या है, वेव वेलोसिटी, वो तो प्लस है। अब आपको बस स्लोप चेक करना होता है। थीटा ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब 1090 से ज्यादा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव, मतलब ये भी आपका नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब वी भी आ गया आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड। देखो जो आप सोच रहे थे उसका तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। ए आपने मोस्टली स्टूडेंट ने सोचा होगा ऊपर जा रहा है, लेकिन वो वास्तविकता में नीचे जा रहा है, और जब ये नीचे जा रहा है तब वो ऊपर आ रहा है। यस ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वीसी, वीसी रे, ये माइनस, ये प्लस। अब स्लोप की बात है, स्लोप देखो, स्लोप देखो, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव लिखा, तो वीसी बराबर पॉजिटिव आ गया, मतलब सी ऊपर जा रहा है। ओके, और लास्ट वाला है वीडी। ओहो, वीडी बराबर पहले माइनस है, फिर प्लस है, और फिर स्लोप है, ये रहा स्लोप है, थीटा लेस देन 90 मतलब ये आ गया आपका पॉजिटिव, मतलब वीडी आ गया आपका नेगेटिव, मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक्चुअल तरीका। कई बार है ना हम लोग डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं, वो कैसे है तो वो थोड़ा सा, अब देखो हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड लगे, हो सकता है वो सिंपल लगे। क्या करना है आपको, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके उल्टी डायरेक्शन की साइड में आके देख जाओ। ठीक है, तो इसके नीचे आ गए, तो ये नीचे है तो पार्टिकल ये वाला नीचे जाएगा, वेव उधर जा रही है, मैं इसके ऊपर आ गया, तो ये बेटा आपका क्या हो रहा है, ऊपर है, मतलब ये ऊपर जा रहा है। मैं ये वेव इधर जा रही है इसके ऊपर आ गया, तो ये ऊपर जा रहा है। ये वेव इधर जा रही है, मैं इसके इधर आ गया, नीचे है मतलब ये नीचे जा रहा है। देखो सारे मैच कर गए क्या सर, पता ही नहीं लगा क्या बोला आपने। सुनिए, मैंने बोला फर्स्ट स्टैंड ऑन द पार्टिकल, उस पार्टिकल पर जाके खड़े हो जाइए जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उस पे जाके खड़े हो जाइए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई वेव डायरेक्शन, आइडेंटिफाई वेव डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसको पहचान लीजिए। और तीसरा पॉइंट क्या करना है, वेव डायरेक्शन पहचानने के बाद में ऑब्जर्व एडजासेंट पार्टिकल, ऑब्जर्व एडजासेंट पार्टिकल, और एडजासेंट मतलब बाजू वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है ऑफ अपोजिट साइड, ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ वेव ट्रैवल, जिस डायरेक्शन में भी वेव ट्रैवल कर रही है उसके अपोजिट साइड वाले पार्टिकल पे ही फोकस करना है। अब इफ इट इज above
मीन्स ऊपर जाएगा, और यदि ये नीचे है तो ये नीचे जाएगा। इसको बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। सवाल को समझने की कोशिश करो, मतलब क्या है। देखो मैंने क्या करना है, जिस पार्टिकल के बारे में पूछा पहले तो उसको ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने, वो तो कर लेते हैं हम लोग, उतना काम तो बहुत आसानी से कर लिया। फिर मैंने क्या बोला, वहां पर एक रेफरेंस लाइन और ड्रॉ करके रख लो, मतलब ठीक है। अब वेव की डायरेक्शन को देखो, तो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको इसके एडजेसेंट, लेकिन किसका, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड मतलब यहां पर आके देख लिया, ठीक है। अब ये लाइन देखी तो ये नीचे आ रही है, यदि ये रेफरेंस लाइन से नीचे मतलब ये वाला पार्टिकल जो है वो नीचे आ रहा है, जिस पार्टिकल के बारे में पूछा गया है। बात समझ में आ रही है, ये कहानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो मैं यहां पे करके दिखाता हूं, जैसे मान चलो ये ऐसे है, तो ये देखो वेव, पहले एक रेफरेंस लाइन खींच ली, वेव इधर जा रही है, तो मैं इसके जस्ट लेफ्ट साइड के पार्टिकल पे खड़ा हो गया। ये इस रेफरेंस लाइन से नीचे है, मतलब ये वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है, बस कहानी खत्म, ठीक है। श्योर? अरे बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मैं बोलूंगा कौन सी दिक्कत वाली बात है? दिक्कत तो हमको कभी होती नहीं है भाई दिक्कत तो हम लोगों को कभी भी नहीं होती है। यस, या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा चलो ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, यदि आपको याद हो तो, वो था लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा हूं यार, पहले कौन सा वाला पढ़ा था? हाँ, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़े हुए हैं। यदि आप उनको रिकॉल कर पा रहे हो तो कर पा रहे हैं, ओके। चलो कर पा रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक फॉर्मूला पढ़ा था, v बराबर अंडर द रूट ऑफ व्हाट, अंडर द रूट ऑफ p बाई रो या e बाई रो मान लो। उसको बाद में न्यूटन सर ने बोला e बराबर p था, बाद में उसको लैप्लास करेक्शन किया तो गामा p अपॉन रो, याद है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के लिए था। वैसे ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड थी उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला था v बराबर अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू, अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू, और म्यू का मतलब हुआ करता था मास पर यूनिट लेंथ। अरे यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, काट छाट कर लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। काट छाट करके आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पर हम लोग क्या और चीजें पॉसिबल है। वैसे आपको मैं बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हम लोग रिलेट करेंगे कहां से, ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी से। कहां से रिलेट कर रहा हूं मैं? ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी से क्या कर रहा हूं, इसे रिलेट कर रहा हूं। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि v बराबर अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू, v बराबर अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू से मैं डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूं। यहां पर t क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, कुछ चीजें और आ सकती हैं, पता है क्या? इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में डिराइव किया जा सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। कैसे? मैंने माना, अच्छा एक काम करता हूं, पहले इनको लिख तो लूं क्या है ये। टी क्या था? टी था आपका टेंशन इन स्ट्रिंग, बोलो सही है। और म्यू आपका हुआ करता था मास पर यूनिट लेंथ। म्यू का मतलब क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। यदि ऐसा है तो मैंने मान लिया, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूं उसकी जो लेंथ है उसको मैं L मान लेता हूं, और मास ऑफ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग की बात करी जा रही है उसका मास मान लेते हैं m है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में कि म्यू विल बी रिटन एज स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल L। अब मैं यहां पर एक पॉइंट और अज्यूम कर रहा हूं, और वो क्या है, लेट्स से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग। भाई जो स्ट्रिंग मानी उसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो वो आ जाएगा कैपिटल ए। तो मैं यहां पर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा करने से मेरे पास में देखो क्या चीजें निकल के आएंगी, तो बताओ क्या निकल के आएंगी।
मैं इसे लिख लेता हूं m/v इंटू ए, मतलब मैं कह सकता हूं इट इंप्लाइज म्यू विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो यस और नो। स्मॉल m क्या था? मास ऑफ द स्ट्रिंग, किधर गया? मास ऑफ द स्ट्रिंग। और कैपिटल V क्या बन गया यहां पर? वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग। तो यार मास अपॉन वॉल्यूम से आपको ऐसा नहीं लगता हमारे पास में एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, डेंसिटी। तो मतलब म्यू कैन बी रिटन एज रो इंटू ए। और यहां पर ध्यान दीजिए, रो का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की डेंसिटी। तो मैं जो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसको लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई रो इनटू ए। कई बार है ना ऐसा डेटा देकर भी सवाल करवा लिया जाता है, सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप डरोगे तो भैया आप रोगे, फंसोगे, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है? ओके। अब यहां पर आने के पश्चात मैं यहां पर कुछ सवालों के बारे में भी चर्चा कर सकता हूं, और इसके अलावा कुछ नॉर्मल चीजें, या ऐसा भी बोल लो, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स यहां पर बना पाना पॉसिबल है, और उन न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें भी मैं यहां पर साथ में ही खत्म करवाना चाहूंगा। और वो चीजें क्या हैं? क्या करता हूं, देखो न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है उसको मैं आने वाले लेक्चर में खींच सकता हूं, मतलब उसमें फिर पूरे की पूरे से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम लोग, है ना। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैसे? देखो एसएचएम से रिलेशन तो मैंने बता ही दिया आज के लेक्चर में फिर से, तो एक काम क्यों नहीं करते, इसमें जो छोटी छोटी सी चीजें आएंगी उनको भी खत्म कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग काम करते हैं एनर्जी डेंसिटी, पावर, इंटेंसिटी, इन 3-4 छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को फिनिश कर लेते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, मैं सीधा सीधा एनर्जी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं? तो देखो मैं जानता हूं यार, हर एक पार्टिकल जो है उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में, ठीक है। किसकी एनर्जी डेंसिटी? देखो जब आपका पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। वाइब्रेट कौन कर रहे हैं? मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेशन कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर एनर्जी डेंसिटी के बारे में जरा चर्चा करते हैं, और इस एनर्जी डेंसिटी को हम लोग लिख देते हैं स्मॉल यू से। तो बेटा स्मॉल यू बराबर जो आएगा कैपिटल यू डिवाइडेड बाई कैपिटल वी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। नॉर्मली डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहां एनर्जी डेंसिटी लिखी गई है तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सर जी ये एनर्जी कहां से आई? तो यार आपका मीडियम का हर पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है, और यदि ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हाट? परफॉर्मिंग एसएचएम। परफॉर्मिंग एसएचएम क्या होती है? तो उसे आप ई से जनरली रिप्रेजेंट करते हो, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलो एसएचएम चैप्टर से कितने लोगों को ये इक्वेशन याद थी? मैं जानता हूं कई लोग होंगे जिनको नहीं थी, लेकिन अभी हाथ खड़ा कर देंगे। म्यू बराबर तो मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पर ए का मतलब एम्पलीट्यूड है, अपॉन में कैपिटल वी, और कैपिटल वी जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, ठीक है ना। ठीक है, यहां पर एक चीज और आ सकती है हमारे पास में, वो है कि यहां पर फिर से मास अपॉन वॉल्यूम मिल गया, मास अपॉन वॉल्यूम मिल गया। और यदि मैं मास अपॉन वॉल्यूम की बात करूं तो इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो भैया म्यू बराबर, या सॉरी यू बराबर आएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू। व्हाट? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काम में आ सकता है, बिल्कुल श्योर हैं, कहीं पर भी कभी भी काम आ सकता है। ओके। और हम लोग क्या बोलते हैं?
एनर्जी डेंसिटी की मैं बात कर ली, पावर की बात करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं पावर की। पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बोलो सही है क्या? क्योंकि देखो वेव जब चलती है तो हम लोग एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, लेट्स से हमारे पास में जहां मीडियम प्रेजेंट है, जहां पर हमारे पास में क्या है, मीडियम प्रेजेंट है, उस मीडियम के लिए हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। अब मैं ए नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ए मेरा एरिया नहीं ले सकता, एम्पलीट्यूड है यहां पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एरिया को हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने माना लेट्स से एस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मीडियम, और यहां पर स्मॉल वी मैं मान लेता हूं वेव स्पीड को। ठीक है, वेव स्पीड को। तो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पावर। तो मैं लिखूंगा पावर बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं टाइम को और इसको कैसे रिलेट करता हूं? तो टाइम को क्या लिख सकता हूं मैं? टाइम को मैं लिख सकता हूं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को लिख सकता हूं, टाइम बराबर क्या आ जाएगा ऊपर, यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बोलो सही है क्या? अरे यही होगा क्या? ओके, जरा और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बोलो इस फॉर्मेट में कहीं तो भी चल रहा हूं। अब यदि मैं यहां पर थोड़ी सी और कुछ चीजों को एडजस्ट करूं, देखो मेरे पास में एनर्जी डेंसिटी का तो फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कैसे? एनर्जी डेंसिटी जो थी मेरे पास में वो थी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलो यही थी क्या? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यस और नो? तो एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो एनर्जी डेंसिटी को देखो मुझे इसी रो के फॉर्मेट में चाहिए, इसीलिए मैं सब कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी बराबर आ जाएगा आपके पास में एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो सही है क्या? तो यहां पर जरा छाप दो इसको, P बराबर एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। बोलो सही है क्या? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए, P बराबर एनर्जी डेंसिटी को तो एज इट इज रहने दीजिए, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं? वॉल्यूम को लिख सकता हूं डिस्टेंस या लेंथ बराबर डिस्टेंस या लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, इसका लिखने का रीजन समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस से लेंथ और स्पीड वाला फंडा खत्म। तो पावर आपके पास में आ रही है अभी आपके पास में एनर्जी डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू वेव स्पीड। बोलो सही है क्या? तो मैं पूरा यदि लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं? बोलो फटाफट, पावर बराबर यू एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी। ठीक है, या फिर आप लिख दो यू वी एस। ठीक है, जैसा भी आपको लिखना है, लेकिन यू की वैल्यू तो आपको आती है ना। तो आप क्या लिखोगे? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी एस। ठीक है, या फिर इसे और अच्छे से सजा दजा के लिखना है तो आप ये सारी चीजों को यहां पर यूज कर सकते हो। बस मैंने ये आपको यहां पर बता दिया है। इन फॉर्मूलेज के ऊपर में डायरेक्टली आपके पास में क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? पावर हो गया,
हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी इंटू एस। ठीक है, ओके, ये आपके पास में पावर का फॉर्मूला आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक और टर्मिनोलॉजी को कर लेते हैं और उसे कहा जाता है इंटेंसिटी। ठीक है, आगे चल के इंटेंसिटी वापस आएगी लौट के, लेकिन अभी के लिए इंटेंसिटी को पढ़ लेते हैं। और इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी को देखो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। ये आपकी इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। यदि मैं इंटेंसिटी को आई से डिनोट करूं तो मैं लिखूंगा एनर्जी मतलब ई अपॉन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक काम करो, एरिया को अभी आप एस लेके चल रहे हो तो इसको एस लेने दो। सो यहां पर देखिए ई अपॉन टी आ गया, मतलब क्या मैं पी अपॉन एस लिख सकता हूं, मतलब पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अभी आप देख लीजिए पावर का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, कहां गया? ये रहा। तो इसको पूरा लिख दीजिए, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी इंटू एस डिवाइडेड बाई एस। तो आपके पास में ओवरऑल कह सकता हूं मैं कि इंटेंसिटी निकल के आएगी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और वी। खत्म। ये छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूले हैं, इनकी आवश्यकता हो सकती है या डायरेक्ट ये सवाल के फॉर्मेट में आ जाती है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, पावर ऑफ वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, ये सारी चीजें यदि कहीं आपसे पूछी जाती हैं तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं। इसके लिए चीजें मैंने यहां पर आपको डिस्कस कर दी। हालांकि इन पे न्यूमेरिकल वगैरह पूछने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन हां ये एज इट इज आपको सवालों में कहीं पर भी देखने को मिल सकती है और उनसे आपको घबराना नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? श्योर है? ओके, तो एक काम करते हैं बेटा, आज के अपने इस लेक्चर को यहां पर हम लोग समाप्त कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबा लेक्चर ऑलरेडी खिंच चुका है। और आने वाले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और कुछ अगले टॉपिक्स भी आगे कवर हो जाएंगे। ठीक है, श्योर हैं? ओके, सो इसी के साथ में अपना आज का ये लेक्चर बेटा यहां पर समाप्त होता है। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.